तारीख मीर जाफ़र को गद्दार कहती है, लेकिन मेरे ख्याल में मीर जाफ़र को बंगाल रेवोल्यूशन में इस्तेमाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफ़री आपकी खिदमत में हाजिर है। बंगाल मुग़लाई ताज का गौहर था। बंगाल की चांदनी दिल्ली की तरफ बहती थी। बंगाल के चावल दक्कन की ग़िज़ा थी। ये वो दौर था जब बंगाल के सुनहरे दिन थे। और ये किस्सा है नवाब सिराजुद्दौला के दरबार का, जिसका दौरानिया 1756 से 1757 है। एक साल का दौरानिया इनका। नवाब सिराजुद्दौला, जिनका असल नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद, उनको नवाबी देने के लिए इनके जो प्रेडिसेसर थे नवाब अली वर्दी खान, उन्होंने उनको 3 पिलर्स दिए। सिराजुद्दौला उस वक्त चूँकि 20 साल के थे और उनको चलाने के लिए उनको किसी की मदद की ज़रूरत थी, तो ये सुतून जो थे उनकी मदद को हाजिर थे। नंबर 1 थे जगत सेठ फैमिली के मेहताब चंद राय। काफ़ी प्रोमिनेंट मनी चेंजर थे, काफ़ी प्रोमिनेंट मनी लेंडर थे, ब्रोकर थे, या आम ज़बान में इनको बनिया कह लीजिए। पॉलिटिकली और फाइनेंशियली जगत सेठ फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये सलाहियत रखते थे कि किसी हाकिम को बनाना और या उसको गिराना, ये इनके बस में था। मिसाल के तौर पे जो पहले बंगाल के नवाब थे, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान, वो इनका नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुगल एम्परर्स को पैसे देते थे दिल्ली में। इसके अलावा अली वर्दी साहब ने जब मिलिट्री कू किया और जिसमें उन्होंने सरफराज खान को शिकस्त दी, उसमें भी जगत सेठ फैमिली ने फाइनेंशियली बहुत किरदार अदा किया। दूसरे अहम पिलर जो थे वो थे दीवान। सिराजुद्दौला के पास जो दीवान की शक्ल में अली वर्दी साहब ने भेजे, उनका नाम था राय दुर्लाभ। काफ़ी मजबूत किस्म के मिलिट्री कमांडर थे और रुपए पैसे का हिसाब भी करना बेहतरीन जानते थे। और तीसरे जो पिलर थे वो थे मीर जाफ़र साहब। नवाब अली वर्दी खान की फ़ौज के वो बख्शी या कमांडर इन चीफ कह लें, उनकी उम्र कोई लगभग 60 थी। कहीं 60+ लिखा जाता है, कहीं 60 लिखा जाता है। इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इनके जो दादा थे सैयद हुसैन नजफ़ी, जो कि इराक़ से 1676 में औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह के कहने पर दिल्ली आए थे, उनकी दावत पर आए थे और फिर उनके दरबार का हिस्सा बन गए थे। उन्हीं की भतीजी से, यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर की भतीजी से इनकी शादी हुई थी और जो मनसब उनको दरबार में हासिल था वो काजी उल क़ज़्ज़ात, यानी कि आजकल के आप चीफ जस्टिस के बराबर समझ लिए सूबे के। द रीज़न जिसकी वजह से वो मीर जाफ़र पे बहुत ट्रस्ट करते थे अली वर्दी साहब। अब जब सिराजुद्दौला साहब पावर में आ गए और जब वो नवाब बन गए, तो उन्होंने इन 3 सुतूनों से, इन 3 पिलर से अपने आप को फासला पे कर लिया, उनसे दूरी इख्तियार कर ली। एक मशहूर हिस्टोरियन थे ग़ुलाम हुसैन साहब, तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी एक पुराने साथी जो उन्होंने दिए थे अली वर्दी ने, इनकी हुकूमत को मजबूत करने के लिए उनकी वो रोज़ाना इंसल्ट किया करते थे। राय मेहताब जो कि जगत सेठ हैं उस पीरियड के, तो उन पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि भाई तुम जो हो ना अपने कज़न की बहुत तरफदारी करते हो। और जब उनसे थोड़ी सी बहस हुई तो उनके मुंह पे उन्होंने मुक्का मार दिया। उसके अलावा जगत सेठ को ये भी थ्रेट करते थे कि मैं तुम्हारी खतें करा दूंगा। इसी तरह उस दौर के यानी बंगाल के जो ज़मींदार थे उनसे भी उनका पैसे के ऊपर झगड़ा रहता था, यानी कि जो वसूली करते थे उस पर, उसके अमाउंट पे झगड़ा रहता था। इनमें नाम है महाराजा कृष्णा चंद्रा रॉय का। कृष्णा चंद्रा रॉय साहब को जलील करने की हद ये की उन्होंने कि गधे पे बिठा के उन्होंने मुर्शिदाबाद में फिराया उनको। इसी तरह उन्होंने राम सिंह के साथ भी अपने इख्तलाफत रखे और उनको भी काफ़ी तंग किया। तीसरा नाम है राय राज बलाज सैन, जो कि फादर लॉ थे राय दुर्लाभ के। उनके साथ भी इख्तलाफ रहा तो उनका जो ख़जाना था ढाका में वो उसको उन्होंने सीज कर लिया। आखिरकार सिराजुद्दौला साहब ने इन सब से अपनी जान छुड़ा ली तंग आके, यानी कि मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया मीर मदन से, राय दुर्लाभ को रिप्लेस कर दिया मोहनलाल के, जो उनके फेवरेट थे। तो इन सारे वाक़यात का लब्बे लुबाब ये है कि सिराजुद्दौला साहब का जो दौर था उसमें बदतमीज़ी हुई, उसमें जाबरानापन हुआ और इसके अलावा तकब्बुर उनमें भर गया था। और सबसे बड़ी ख़राबी उनमें थी डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला करने की क़ुव्वत नहीं थी उनमें। चुनाचे हर कोई उससे तंग आ चुके थे कोर्ट के अंदर। तो इसमें फिर रजीम चेंज की बात हुई और इसमें लीड ली जगत सेठ फैमिली के मेहताब राय साहब ने। उन्होंने ये हरकत की कि उन्होंने राब्ता कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से
ये पहली दफ़ा हो रहा था कि कोई एक फॉरेन पावर को आप एंगेज कर रहे हैं तब्दीली लाने के लिए। बहरहाल उन्होंने एक मैसेंजर अपॉइंट किया, उम्मीद चंद, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस करता था बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी काउंसिल के साथ और इनके दरमियान। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल थी, उसको कहते हैं फोर्ट विलियम काउंसिल, जो कि कलकत्ता में वाक़या थी। इस तरह समझ लीजिए वो एक बोर्ड था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाता था, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी। उसी दौरान क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के किले पे कब्जा कर लिया, और ये सेकेंड वॉर थी विद सिराजुद्दौला फैमिली। तो इंटरनेशनली इट वाज अ टाइम के 7 years ऑफ वॉर शुरू हो चुकी थी, जो के दरमियान लड़ी जा रही थी ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान। तो ब्रिटिश को ये खदशा हुआ कि कहीं ये जंग इधर इंडिया में भी शुरू ना हो जाए। तो वो चाहते थे कि हमें इजाज़त दे सिराजुद्दौला कि हम इसको निकाल बाहर करें, यानी कि फ्रेंच को उस मुल्क से निकाल बाहर करें। उसकी परमिशन मांगी, लेकिन अगेन उन्होंने सिराजुद्दौला ने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया, बात गोलमोल कर दी। तो फिर ब्रिटिश ने फैसला किया कि एक गाइडेड रेवोल्यूशन लाया जाए बंगाल के अंदर। तो अब माइंड ब्रिटिश का भी बन गया और इधर जो दरबारी लोग थे इनका भी माइंड बन गया। ब्रिटिश वांटेड के पावर स्ट्रक्चर में तब्दीली लाई जाए, और जिससे कि ब्रिटेन, जिसके लिए वो कंपनी काम कर रही थी अपने मुल्क के लिए, उनको कमर्शियली और पॉलिटिकली इससे फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो फोर्ट विलियम काउंसिल ने जगत सेठ से नाम मांगे कि भाई अगर हम सिराजुद्दौला से हम जान छुड़ा लेते तो ऐसा कौन सा शख्स है जो कि नवाब की पोजीशन में बैठेगा और हाँ एक ऑर्डर टेकर होगा और नॉन पॉलिटिकल होगा। तो उन्होंने 2 नाम तजवीज़ किए। एक नाम था यार लुत्फ़ खान का, और फिर दूसरा नाम था मीर जाफ़र साहब का। ये 2 नाम उनको पेश किए गए, जिसमें से जो काउंसिल थी, फोर्ट विलियम काउंसिल थी, उन्होंने मीर जाफ़र को सिलेक्ट कर लिया, जो कि वॉरियर थे लेकिन वो पॉलिटिकली इतने स्मार्ट नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि मीर जाफ़र ने एक फ्रंट मैन का किरदार अदा किया फॉर जगत सेठ्स फैमिली। मीर जाफ़र ने कोई चीज़ स्टार्ट नहीं की थी कि एक इनकलाब लाऊंगा मैं, कोई एक रेवोल्यूशन लाऊंगा या तख्ता उल्टूंगा इनका, मैं ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके बाद क्या होता है कि जब फैसला हो जाता है कि नवाब जो होंगे वो मीर जाफ़र साहब होंगे, तो कंपनी के रेजिडेंट नुमाइंदे जो थे बंगाल में, विलियम वॉट्स, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया और वो मीर जाफ़र साहब से साइन करा लिया। इसके तहत 1 करोड़ रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना था, 12 लाख फी मेंबर जो कि फोर्ट विलियम काउंसिल के थे उनने पटना था, और 40 लाख जो थे वो फोर्सेस की तरफ जाना था। अभी पैसे कहाँ से आ रहे थे? ये जगत सेठ ने देने थे। दे वर दैट स्ट्रॉन्ग। अब जब ये सब कुछ हो गया तो सिराजुद्दौला साहब को ये खबर पहुंच गई कि कुछ महलाती साजिशें हो रही हैं। तो उन्होंने मीर जाफ़र को और राय दुर्लाभ को डिसमिस कर दिया। मीर जाफ़र को तो अरेस्ट कर दिया उनके अपने घर में, या इसको हाउस अरेस्ट कह सकते हैं, और मीर मदन ने उनको मशवरा दिया अपने सिराजुद्दौला साहब को कि भाई ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो ब्रिटिश कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये हमारे सूबे के अंदर घुसे हुए, तो इनको पकड़ के मार देते हैं ताकि एक मैसेज पहुंचे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने अगेन ज़हमत नहीं की उनकी बात सुन ले या मान लें, और ना ही इन लोगों को जो कि कॉन्स्पिरेटर्स दरबारी साजिश जो कर रहे थे उनको कुछ नुकसान पहुंचाया, बल्कि उल्टे मीर जाफ़र के पास पहुंच गए कि भाई तुम मेरी कुछ हेल्प करो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपोज भी नहीं करूंगा और मैं आपको ज्वाइन भी नहीं करूंगा, आई विल रिमेन न्यूट्रल। इन हालात में फिर वो वक्त आ गया जिसको बेट ऑफ प्लासी कहते हैं। प्लासी एक इंग्लिश टर्म है, जो जिस जगह ये जंग हुई वो पलाशी है। अब इनके पास एक डिवीज़न फ़ौज थी मीर मदन के अंडर। उसके बाद उन्होंने फ्रेंच से जब मदद मांगी तो फ्रेंच ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन उन्होंने कुछ 40 आर्टिलरी मैन फ्रेंच वो हायर कर लिए, और जो कि अपने साथ तोपें भी लेकर आ गए। एक हिलाली फॉर्मेशन में ये फ़ौजें इकट्ठी हो गई, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। हिलाली से मीन्स के क्रेसेंट फॉर्मेशन में, जिसमें से 3 डिवीजन्स जो थी उनमें से एक जो थी वो मीर जाफ़र की डिवीज़न थी, एक डिवीज़न थी राय दुर्लाभ की, और एक यार लुत्फ़ खान की। इनको किसने भेजा था? क्या नवाब साहब ने उनको कहा था कि आप आएँ अपने दस्तों के साथ मुझे ज्वाइन करें? किसके ऑर्डर थे? हिस्ट्री खामोश है। हिस्ट्री ये ज़रूर कहती है कि नवाब साहब की आर्मी में 50,000 लोग थे, यानी नवाब सिराजुद्दौला की। लेकिन जब इनको आप 50,000 को डिवाइड कर लें तो मीर मदन के पास सिर्फ 12,000 की फ़ौज आ जाती है, जिसमें से 7,000 प्यादे थे और 5,000 घोड़ा सवार थे। सिराजुद्दौला साहब ने कभी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया, किसी भी जंग में। अब ये जो मौजूदा हालात में सिराजुद्दौला खड़े हुए थे, इनको अगर आप 1 साल पहले यानी कि जून ऑफ 1756 में देखें तो सिराज साहब की आर्मी ने ब्रिटिश को पहली जो जंग हुई थी कलकत्ता में
एट फोर्ट विलियम, उसमें उनको शिकस्त दी थी। और अब बेहाली ऐसी थी कि जून ऑफ 1757 में उनको अपनी फौजियों पे भी इतबार नहीं था। उनको तो बड़े पैसे दे के लेकर आए थे कि वो तो कहते हैं हम तो जाने को तैयार ही नहीं है, तो उनको पैसे देकर लेकर आए थे। किस तरह उन पे इतबार करेंगे, लड़ भी सकते हैं कि नहीं। अपने जो जर्नैल थे उन पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते थे। इन हालात में जंग करने का कोई समझ तो नहीं आती थी, लेकिन चूंकि वो एक 20 साल जवान थे सिराजुद्दौला साहब और एक गर्म मिजाज के आदमी थे, तो उनको बात समझाना जो है बहुत मुश्किल काम था। अब जो दूसरी साइड थी क्रेसेंट की के ऑपोजिट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स थी ऑन द अदर साइड ऑफ द क्रेसेंट फॉर्मेशन, वहाँ ईस्ट इंडिया की आर्मी खड़ी थी और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मीर जाफर साहब जो हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया था विलियम वॉट्स को, जिसने कि एग्रीमेंट साइन कराया था, कि मैं आई विल स्टैंड न्यूट्रल, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी समहाउ रॉबर्ट क्लाइव की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो उनको ज्वाइन करेंगे। दैट नेवर हैपेंड। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास कोई 3000 मिले जुले लोग थे, यानी कि यूरोपियंस और इंडियंस। कोई 12 पीस आर्टिलरी के थे, यानी कि तोपखाना जात थे। और इन हालात में जंग शुरू हुई सुबह 8 बजे। 8 से 5 तक ये गजवा कह लें वो जारी रहा। और किस्मत देखिए रॉबर्ट क्लाइव की कि चूँकि वो मानसून का मौसम था और उस वक्त हो जाती है बारिश। ब्रिटिश को तो पता था इसको अपने आप को किस तरह बचाना, तो उन्होंने अपनी जो है तोपें ढक ली। फ्रेंच को अंदाज़ा नहीं था, उनका बारूद जो है वो गीला हो गया। इसीलिए नेपोलियन ने अपने वक्त में कहा था कि आई वॉन्ट लकी जनरल्स नॉट द स्किल्ड वंस। तो किस्मत जो थी रॉबर्ट क्लाइव की तरफ थी। इसी गलतफहमी में मीर बंदन साहब जो हैं वो मारे जाते हैं, और जिसने सिराजुद्दौला की कमर तोड़ दी, एंड ही हैड टू लीव द बैटल। इसमें जो 3 डिवीजन जो कि मैंने पहले कहा, मीर जाफ़र के अंडर थी, राय दुर्लाभ के अंडर थी, यार लुत्फ़ खान के अंडर थी, वो वैसे के वैसे खड़े रहे और उनको पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये सारे बयानी को अगर मैं समराइज़ करूँ और देखूँ तो इसमें ये नज़र आता है कि मीर जाफ़र प्लेड अ न्यूट्रल रोल। ना तो वो ब्रिटिश साइड के ऊपर गए, ना वो सिराजुद्दौला के साइड पे गए, ना उन्होंने ये किया कि अपने दस्ते को लेके उन पे हावी हो जाएं और उनको कत्ल कर दे सिराजुद्दौला को। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन हिस्टोरियंस मीर जाफ़र को विलन लिखते हैं और रॉबर्ट क्लाइव को हीरो लिखते हैं। जगत सेठ का तो नाम ही कहीं नहीं है। उनकी फैमिली चली, उसके बाद उनका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस सारे एपिसोड में, बैटल ऑफ प्लासी में, जब से बैटल ख़त्म हुआ उस वक्त से आज तक मीर जाफ़र को एक विलन, एक गद्दार और जो भी और इसके अलावा बुरे काम हैं उनसे नवाजा जाता है। तो एक छोटी सी एक पेशकश थी आपके सामने। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।